आयुर्विज्ञान कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, देखा जाए ये जो हमारा शरीर है ये एक अनमोल वस्तु है हमारी, और सृष्टि की उत्कृष्ट रचना है। उत्कृष्ट ही नहीं, सर्वो उत्कृष्ट, सबसे ज्यादा ये उत्कृष्ट जो है, इससे बड़ी कोई रचना सृष्टि की नहीं है। और हमारे लिए ये एक अनमोल वस्तु है, विलक्षण वस्तु तो है ही है जी। ऐसा क्यों? अनमोल इसलिए है कि इसका एक एक अंग भी विलक्षण है, इसलिए ये सर्वो उत्कृष्ट रचना है सृष्टि की। अगर हम इसका एक अंग भी कहीं हमारा विकार से खराब हो जाए तो हम कहीं लेने जाए तो ये मिल नहीं सकता है। पूरे शरीर की बात ही अलग है। लेकिन आज हम बात करेंगे शरीर के सिर्फ एक ही अंग की, जिसे हम कान कहते हैं, ईयर कहते हैं। क्या ये कान जो है ये कितना अनमोल है हमारे शरीर के लिए और कितना महत्वपूर्ण है। अगर इसको कहीं विकार या जो रोगग्रस्त हो जाता है तो हमें कितनी तकलीफ आती है, किस प्रकार हम इसका उपचार कराएं, और जहाँ ऐसे रोगों से हम कैसे दूर रह सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं जो हमारे कानों को रोग लगे नहीं। इस पर बात करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं डॉक्टर कमल किशोर जी, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में ENT डिपार्टमेंट के प्रोफेसर भी हैं और HOD भी हैं, डिपार्टमेंट विभागाध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, वैसे शरीर का एक एक अंग का अपना अपना महत्व है, अनमोल है। जैसे मैंने पहले ही कहा है कि इसका कोई कीमत नहीं है हमारे शरीर की, और पूरे सृष्टि की, संसार में जितनी चीजें हैं, जितनी रचना हैं, तो उससे ये सबसे बढ़िया है, विलक्षण है। क्योंकि ये एक ऐसी रचना की है मानव शरीर, इसने आगे अपनी रचना कर दी है। दो सृष्टियां, एक तो प्राकृतिक सृष्टि है, एक मानवीय सृष्टि है। तो ये मानव कितना हमारा शरीर अनमोल है, और हम इसी के माध्यम से सारे कार्य कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब कान की। कान में कौन कौन से रोग होने की संभावना रहती है, और कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिनसे हम बच सकते हैं अगर थोड़ी से भी हम उस पर ध्यान दें? सर, जहाँ तक तो कान के बचाने की हम बात करते हैं जी, तो कान का बचाना जो है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, वहीं से शुरू हो जाता है। जी, पहली बात तो देखना चाहिए कि जब कोई औरत गर्भवती है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, जैसे उसको सिफिलिस है, उसको कोई जैसे टार्च टेस्ट हम करवाते हैं, टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, जहाँ कोई बीमारी है, तो उसका उपचार बहुत जरूरी है। और अगर वो कोई और दवाइयाँ जो ले रही है उसमें देखना चाहिए कि उसका कोई इफेक्ट बच्चे पे हो रहा है कि नहीं हो रहा। जहाँ कोई कभी वो बीमार हो जाती है, कोई मेडिसिन लेती है, तो उसका भी देखना चाहिए कि उस पर कुछ इफेक्ट है कि नहीं है। जहाँ फिर कुछ कुदरत की साइड से भी कभी होता है कि कोई भी अंग ठीक से बनता नहीं है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले एक गर्भवती औरत को ये देखना स्वस्थ उसका होना जरूरी है। और दूसरा, उसको अगर वो किसी चीज के लिए मेडिसिन लेती है, उस पर भी थोड़ा देख सोच कर ही लेना है, ताकि बच्चे पे कोई इफेक्ट ना आए। ये डॉक्टर साहब, आपने कहा गर्भस्थ शिशु का कान का भी अगर उसमें रोग है या उसमें विकार है तो उसको पता चल सकता है? आजकल सर मॉडर्न टेक्नोलॉजी आगे, अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। वो तो आजकल तो वो लेवल 1 लेवल 2 करके छोटा मोटे चीज भी पता कर लेते हैं। जी, पता हो जाता है, आजकल लग जाता है पता। तो हमारे कर्ण को, जो जिसे कर्ण कहा जाता है, हमारी भारतीय जो भाषा है, ऐसे हम कान कहते हैं। तो ये कान को कौन कौन से रोग लग सकते हैं, कौन कौन से रोगों की संभावना रहती है? कान में रोग, जैसे अभी मैं बात करता हूं, जैसे बच्चा बाहर आ गया जी, तो उसमें पहले हमने ये चीज देखनी है कि कान ठीक से बना भी है कि नहीं बना है। जी, जी, और अगर वो ठीक से नहीं बना तो उसमें हम क्या कर सकते हैं जी। और अगर वो ठीक से बना है तो बच्चा सुनता है कि नहीं सुनता है। उसके भी टेस्ट होता है कि उसके लिए भी टेस्ट, आजकल तो ये 24 घंटे के अंदर अंदर ही एक टेस्ट हो जाता है। वो हम जो रूटीन बनाते हैं वो करते हैं, उसको बोलते हैं हम OAE, ऑटो अकास्टिक इमिशन। उसका टारगेट ही यही है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ही बच्चे को स्क्रीन किया जाए कि वो सुनता है कि नहीं सुनता है। तो अगर वो सुनता है या नहीं सुनता है, वो उसके बाद फिर पता चलता है। अगर उसमें हमें OAE में प्रॉब्लम आती है, फिर उसको दूसरा टेस्ट भी होता है, बेरा टेस्ट होता है, वो भी हम करते हैं। फिर अगर उसमें भी प्रॉब्लम हमें आती है कि इसमें भी प्रॉब्लम है, तो फिर उसके अलग अलग उपचार हैं। अगर तो उसमें जैसे नस वीकनेस है, तो छोटे बच्चे में जैसे आज साल का हो जाए तो उसमें आजकल कॉकलियर इम्प्लांट भी हो जाता है।
तो अगर बच्चा थोड़ा बड़ा जैसे हो जाता है, जहाँ उसमें नस कौन सी जो सेंसरी सुनने की नस ऑडिटरी नर्व होती है, हाँ वो होती है, तो आजकल वो भी हो जाती है। और अगर वो मैंने बोला अगर कंजेनिटली कुछ प्रॉब्लम है तो पहले हम उसको टेस्ट करवा कर देखेंगे, अगर उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट हो सकता तो वो सर्जिकली भी करेंगे। तो कॉकलियर इम्प्लांट होता है, तो अगर नस बैठी है तो कॉकलियर इम्प्लांट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब जी आपने रोगों के बारे में बात की है, लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए तो आदमी को जो पेशेंट होता है जब तक उसको दर्द नहीं होगी, ईयर पेन, कान की दर्द ना हो या कान में इन्फेक्शन ना हो, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। क्या जो पेन होती है और जो इन्फेक्शन होती है इंटर रिलेटेड है? इन्फेक्शन होगी तो पेन होगी, जब बिना इन्फेक्शन के भी पेन हो सकती है? नहीं, कान में कभी रैफिड पेन भी होती है, जैसे गले में दर्द हुई, जहाँ कान की जहाँ दांतों की दर्द भी कभी कान में चली जाती है, लेकिन कान में खुद भी इन्फेक्शन होती है, उसका दर्द भी हो जाता है, जिसको हम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। और जब एक्यूट ओटाइटिस मीडिया अगर नहीं ठीक तरीके से मैनेज किया जाए तो कभी वो पर्दे में छेद हो जाता है, फिर पस बाहर आने लगती है। तो वो उसकी भी मैनेजमेंट जरूरी है। अगर उसका प्रॉपर मैनेजमेंट उसी समय हो जाए तो वो जो है कम से कम पर्दा फटने से बच जाता है और बंदा आगे के लिए स्वस्थ रहता है। अगर वो छोटी एज ग्रुप में जैसे साल, 2 साल, 3 साल का हो जाता है, अगर उसमें पास आना शुरू हो जाती है तो उसमें सर्जिकल मैनेजमेंट भी यूजुअली हम 6 साल से 8 साल से ऊपर ही करते हैं। तो तब तक बच्चे को बेचारे को जब भी उसको जुकाम खांसी लगेगा उसका कान बहना शुरू हो जाएगा, तो उसमें हमें प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो हम उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक होता है जन्मजात से बहरापन, हियरिंग लॉस होता है, एक होता है हियरिंग लॉस अपने आप शुरू हो जाता है, जैसे आंख में दृष्टि कम होना 40 साल के बाद शुरू हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं ये नॉर्मल फिनोमेना है आपके बॉडी का, इसलिए घबराइए नहीं, चश्मा लगा लीजिए या कोई दवा डालिए। ऐसे जो हियरिंग लॉस होता है, कान में बहरापन आना शुरू होता है, ये भी एक हमारे शरीर का धर्म है कि इस उम्र के बाद शुरू हो जाएगा या पहले ही हो किसी और कारणों से होता है? नहीं, यूजुअली जो इसमें होता है कि 65 जिसको 65 साल की उम्र के बाद ही जो एज रिलेटेड हियरिंग लॉस यूजुअली इंसानों में होता है। लेकिन अगर वो डायबिटिक है, जहाँ उसको हाइपोथायराइड है, जहाँ कोई और उसको क्रोनिक इलनेस है, तो उसको थोड़ा पहले भी आ सकता है। अदरवाइज जो एज रिलेटेड हियरिंग जिसकी हम बात करते हैं, जैसे हम कर रहे हैं उम्र के साथ जो होता है, जैसे आंख कमजोर हो जाती है, ऐसे कान भी कमजोर हो जाते हैं, लेकिन उसकी उम्र जो है 65 साल के बाद ही हम कंसिडर करते हैं कि बाद हुआ तो फिर वो अगर 65 साल से पहले बहरापन आ रहा है, इसका मतलब कोई रोग या कोई हमें फिर उसको कारण ढूंढना पड़ेगा हमें। अगर उससे पहले आ रहा है, मैंने तभी बोला कि वो डायबिटिक होगा, हो सकता पहले आ जाए, कोई हाइपोथायराइड होगा पहले आ जाए, चाहे कोई और बीमारी है तो उसकी वजह से पहले आ जाए, उसके बजाय उससे पहले हम यूजुअली उसको ये है कि एवेल्युएट करना पड़ेगा। अदरवाइज हम जो एज रिलेटेड हियरिंग लॉस है उसकी एक आम गाइडलाइन जो है वो 65 के बाहर ही है। डॉक्टर साहब, कान के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो आंकड़े हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं, अलार्मिंग है। उन्होंने कहा है कि 2050 तक 2.5 अरब आबादी पूरे विश्व की जो है वो बहरेपन से किसी न किसी लेवल में ग्रस्त हो जाएगी, अर्थात हर 4 में से 1 आदमी 2050 में हमारी आबादी जो है विश्व की वो 10 अरब तक जाएगी, उसमें 2.5 अरब जो है वो इसकी शिकायत हो जाएगी। तो इतना जो हो रहा है ये क्या कारण है कि इतना बहरापन जो आ रहा है? ये मुझे लगता है कि जो ज्यादा बहरापन आ रहा है तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से है, ज्यादा शोर शराबे की वजह से है, हर जगह डीजे लग जाते हैं, हर जगह ये जो साउंड पोल्यूशन जो हो रहा है ये उस वजह से हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण जो है, ध्वनि प्रदूषण बहुत ज्यादा है, ऑटोमोबाइल बहुत ज्यादा हो गए हैं, हर जगह आप जहां जाते हैं किसी भी फंक्शन में डीजे तो होता ही होता है। तो ये साउंड जो हियरिंग लॉस है जो बढ़ता जा रहा है। जो एटमॉस्फेरिक में जैसे जहाज चलते हैं, हाँ, उनका भी तो असर पड़ता है, इंडस्ट्रियल जैसे ट्रेन चलती है। नहीं, उसके भी एक लेवल होता है हियरिंग लॉस का कि जहां तक इतना लेवल होता है, जैसे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इतना लेवल है, उससे ऊपर जब होता है तो वो इरिवर्सिबल डैमेज कर देता है। डॉक्टर साहब, इससे उल्टे एक बीमारी होती है कान की, एक तो हो गया बहरापन, सुनाई नहीं देना, एक होता है कि हर समय सुनाई देता रहता है, उसमें कोई ना कोई आवाज कान में बजती रहती है, टिनिटस जिसे कहते हैं। टिनिटस, ये क्या है टिनिटस?
इसका क्या है? ये बीमारी है कोई या मतलब ये नहीं? टिनाइटिस बेसिकली सब्जेक्टिव भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है। एक तो पेशेंट का अपना सिम्टम है, जी जी। सब्जेक्टिव भी होता है कि पेशेंट को लगता है कि मेरे कान में टक टक बज रहा है, जी जी। लेकिन हमें पता नहीं। कईयों को हमें भी पता चल जाता है कि टिनाइटिस का कारण क्या है। कईयों को है कि कोई आवाज होती नहीं है बेसिकली, लेकिन उनको बास होता है कि मैं ऐसे मुझे रीडिंग सुनाई दे रही है। वैसे भी होता है कि यूजुअली जो होता है, जो हमारे अंदर की कान की आवाज है ना, उसकी बाहर की साउंड का उस पर मास्किंग इफेक्ट होता है। जी जी। कई बार पेशेंट को बहरापन आ जाता है, बहरापन ज्यादा आ जाता है, चाहे वो कंडक्टिव डेफनेस भी हो, चाहे सेंसिटिव डेफनेस हो। अगर वो बहरापन ज्यादा आ जाता है तो उसको वैसे ही टिनाइटिस हो जाता है। जी जी। तो फिर उसकी नसें कई बार कान की वीक हो जाती हैं, नसें वीक होती हैं, तब भी उसको टिनाइटिस होना शुरू हो जाता है। एक और शिकायत रहती है कान के रोगियों को, उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। कुछ होते हैं जैसे पानी बहना, कपालन या उसमें बहना, जो कोई फ्लूइड होता है वो बहना, उसका क्या वो कोई बीमारी है या ऐसी? नहीं, वो बीमारी ही है बेसिकली। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो तो बड़े आराम से उसका ऑपरेशन किया जा सकता है। अगर तो उसका कई बार सिर्फ पर्दा ही डैमेज होता है तो हम उसका ऑपरेशन कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेरिंगोप्लास्टी। तो उसका पर्दा नया डाला जा सकता है ताकि उसका आगे से कान बहना बंद हो जाए। और अगर उसके कान के आगे की हड्डियां भी खराब हैं तो उसको भी आजकल उपचार में लाया जा सकता है, वो भी ठीक किया जा सकता है। तो कान का बहना, मुझे लगता है कि ये रोग है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये रोग है तो तभी तो है। ऐसे लोगों को ऐसे होता है कि कान बहना पास आम होती है, आम नहीं है। पास क्यों आएगी, आम क्यों है? एक पास होती है, फ्लूइड कहते हैं, एक हमारी भाषा में उसको कपालन कहता है। जो कपाल से मतलब कपाल हो गया, हमारे सिर से जो फ्लूइड निकलता है वो कपाल निकलती है। क्या वो खतरनाक होती है? हाँ, बहुत खतरनाक होती है। जी जी। वो के उसका कोई कारण हो सकता है बहने का? बिल्कुल। देखो, अगर वो कान से यूजुअली तो पास डिस्चार्ज ही होता है, लेकिन अगर वो CSF जिसको हम बोलते हैं, जो ब्रेन का पानी भी उससे आता है, तो वो भी हो सकता है। वो खतरनाक है। हाँ, खतरनाक हो सकता है, इंजरी की वजह से हो सकता है। जहाँ कोई कान की बीमारी जो है वो दिमाग तक जा रही हो, तो उसमें इरोड कर रही हो, तो वहां उसका भी हो सकता है। जी जी। इसका बेस्ट ट्रीटमेंट हियर लॉस का, बहरपान का क्या है? जो हियरिंग एड्स होती है, बाहर से कोई उपकरण लगाना या कोई इसका इलाज होता है? देखो सर, जो बहरेपन से लोग जूझ रहे हैं उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? मैं तो ये कहता हूं कि पहली बात तो उसको अपने ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। कुछ रोग जो हैं जिनकी ऑपरेशन से इलाज हो सकता है, उसको ऑपरेशन से इलाज हो जाएगा। जैसे कान का पर्दा खराब है, कान की हड्डियां खराब हैं, तो वो ऑपरेशन से ठीक की जा सकती हैं। उसके बाद उसकी सुनाई भी वापस आ जाएगी और उसको ठीक हो जाएगा, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसके कान के अंग पूरे बने हैं, सब कुछ ठीक है, अगर उसके सुनने की नस वीक है, तो उसके लिए फिर मशीन लेना है। और उसके लिए मशीन भी ऐसे डायरेक्ट नहीं है, उसमें भी एक ग्रेडिंग होती है, माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेटली सीवियर, प्रोफाउंड हियरिंग लॉस। बहरापन का स्तर कौन सा है? स्तर कौन सा है? और सबसे पहली बात है, किसी भी ट्रीटमेंट के लिए हमें पहले ये जानना है कि कौन सी टाइप का हियरिंग लॉस है और कितने दर का है। जी जी। ठीक है। अगर हम पहले देखते हैं कि ये हियरिंग लॉस भी 2-3 टाइप के होते हैं, कंडक्टिव होता है, मिक्स्ड होता है और सेंसिटिव होता है। उसके भी अपने अलग अलग काम कार्य वो हैं, काजेज हैं कि कैसे होता है, फिर उसकी डिग्री कितनी है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। कहने का तात्पर्य, अगर किसी को ऐसी शिकायत है बहरेपन की, तो उसको पहले डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट पे जाके इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहरेपन का रोग जो है, इसके बारे में, कान के जो अन्य रोग है उसके बारे में जानकारी दी है, हमारे दर्शकों को उपलब्ध कराई है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।